चलेगा. So let's start with the world climate, and it is very important topic for the prelims and mains also. So जैसे कि questions pattern अगर देखोगे तो world climate पे prelims में at least 3 questions are expected from the geography section, because geography पे total 8 to 9 questions आते हैं prelims में. So out of these 8 to 9, जैसे मैंने कहा था कि Indian geography पे highest question होते हैं, ठीक है. I think 4 to 5 are expected. So उसमें से भी मतलब अगर देखोगे तो वर्ल्ड क्लाइमेट अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो तभी कुछ क्वेश्चन ऐसे कि क्लाइमेट के इंडियन क्लाइमेट भी मतलब तभी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है. सो वो एक पैटर्न हो गया. एंड सेकंड पैटर्न इज डायरेक्टली वर्ल्ड क्लाइमेट क्वेश्चंस. एटलीस्ट 3 आर एक्सपेक्टेड, because last time भी कुछ क्वेश्चन El Nino La Nino फैक्टर, इंडियन ओशन डाइपोल फैक्टर, और वी कैन से द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट फैक्टर. सो यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे. एंड नेक्स्ट इज कुछ कंसेप्ट होते हैं कि जैसे वेस्टरलाइज, व्हाट इज वेस्टरलाइज, देन व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है. सो ये भी पैटर्न एक हो सकता है. सो वर्ल्ड क्लाइमेट ये थोड़ा लार्ज टॉपिक है. एंड देखो एनसीईआरटी पढ़ो अभी फिलहाल, जीसी लियोंग थोड़ा बाद में पढ़ना, कि बिकॉज कल बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझे कि सर जीसी लियोंग स्टार्ट करना है या कैसे करना है. सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट गो थ्रू एनसीईआरटी. आई नो कि आपने रीड किया है, बट रिवीजन करो, बिकॉज कंप्लीटली तो आपको मतलब वैसे कॉम्प्रिहेंड नहीं हुआ है. एंड वर्ल्ड क्लाइमेट के कुछ एस्पेक्ट्स हो गए कि जो आपको स्टिल स्टिल उसकी 2 से 3 रीडिंग अगर होती है तभी जाके वो समझने वाला है, ठीक है. सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट गो थ्रू एनसीईआरटी. तो 11 की एनसीईआरटी अभी स्टार्ट कर सकते हो आप, एंड उसमें से क्लाइमेट चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, ओके. एंड ट्राई करना कि जो टॉपिक हमारे कवर हो रहे हैं उतने ही टॉपिक पढ़ो, बिकॉज और कुछ पढ़ने जाओगे तो अगेन आपका वही इशू आ जाता है कि सर ये नहीं समझ रहा है, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड आप फिर साइक्लोन के क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है. सो जो टॉपिक हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे हम. एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक या फिर ज्योग्राफी हम बोल सकते हैं कि इंटरलिंक टॉपिक है. तो जैसे ये टॉपिक कवर होगा तो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, अदर टॉपिक के क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं. सो जितना हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज आस्क दोस क्वेश्चन. बट जो टॉपिक नहीं हुए तो थोड़ा सा पेशेंस रखो. जैसे एंटायर कंप्लीट होता है एंड स्टिल फिर आपको लगता है कि अरे नहीं सर ये टॉपिक नहीं हुआ है, सो वी विल कवर दैट टॉपिक, ठीक है. पर मोस्टली मेरे 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 साइड से तो जो एग्जाम अप्रोच होता है, बिकॉज ज्योग्राफी ये सबसे वास्ट टॉपिक है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री. सो इसमें जितना भी कवर करेंगे उतना कम है, या फिर हम साल भर भी अगर ज्योग्राफी ले तो मे भी कम ही होगा उसको, ठीक है. तो ऐसे इसलिए मैं मतलब ये कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ कि आपको माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि ज्योग्राफी का ये टॉपिक रहेगा एंड वो रहेगा. सो मैक्सिमाइज मतलब मोर देन सफिशिएंट मैं कवर करूंगा. एंड हमें देखो एग्जाम निकालनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है हमको, ठीक है. बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत पढ़ना भी, आपको बहुत सारी बुक्स भी है, एनसीईआरटी भी रिवाइज करना है. कि एक बार पढ़ के हो गया मतलब कभी एग्जाम नहीं निकलते. आप जितने भी टॉपर्स है या फिर जो भी आपके मेंटर्स हो गए, फैकल्टीज हो गए, तो वो आपको वही बोलेंगे कि एटलीस्ट यू शुड रीड द एनसीईआरटीज एटलीस्ट फॉर द मिनिमम 7 टाइम्स, ठीक है. तो 7 to 8 टाइम्स आपको पढ़ना है. तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का अभी 7 to 8 टाइम्स पढ़ के हो गया है, ठीक है. सो प्लीज रीड द एनसीईआरटी, रिवाइज द एनसीईआरटी बिटवीन दीज लेक्चर्स, ठीक है. सो जो भी लेक्चर्स हमारे अभी चलने वाले आने वाले कुछ टाइम के लिए, तब तक एनसीईआरटी ही पढ़ना है. जीसी लॉन्ग एक सही टाइम आएगा तब मैं बोलूंगा आपको कि जीसी लॉन्ग स्टार्ट करो. सो तभी जीसी लॉन्ग स्टार्ट करना है, ओके. सो आई होप कि सबके पास, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैप्स साथ में रखने हैं, वर्ल्ड मैप साथ में रखना है आपको. एंड दूसरा है कि एटलस पॉसिबल, अगर मतलब कितने लोगों के पास एटलस है अभी उसके बारे में थोड़ा डाउट ही है अभी. बट स्टिल एटलस होगा तो बहुत अच्छी बात है. अगर एटलस जिनके पास है, तो जिनके पास एटलस है उन्होंने एक दो पॉइंट्स याद रखना है कि आपको 2 मैप देखने हैं. दैट इज द क्लाइमेट मैप. कि जो भी मैं टॉपिक बोलूंगा, फॉर एग्जांपल आई वुड से कि अफ्रीका अफ्रीका क्लाइमेट के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, सो you have to open the Africa climate map, okay. एंड द सेकंड पॉइंट, जिनको अगर फॉर एग्जांपल ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कॉन्गो रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड ऑन द सेकंड हैंड कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, दैट इज सम ऑफ द सिरोको रीजन है या इजिप्ट पार्ट है, जो सबको पता है, ठीक है. सो जिनको ये पार्ट नहीं पता है, सो अफ्रीका क्लाइमेट में कोई नेमिंग नहीं होता है, मीन्स पॉलिटिकली जैसे मैंने इजिप्ट कहा तो वो पार्ट नहीं होगा. सो तुरंत आपको सडनली ओपन करना है. अगर मैं इजिप्ट बोलता हूँ तो सडनली आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका उसके बैक साइड में ही होगा, क्लाइमेट के बैक साइड में. सो एग्जैक्टली वो ओपन करना है, ठीक है.
सो तो ऐसे ही पैटर्न रखो, मीन्स थोड़ा लेक्चर जब फास्ट होता है बिकॉज अभी रुक नहीं सकता हूँ या फिर आप मुझे रुका नहीं सकते हो, ठीक है। सो बस इसलिए साइड बाय साइड ये याद रखो कि आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ दैट कंट्री एंड सेकेंड क्लाइमेट मैप, ये दोनों चेकआउट करना है। जब कभी वो आएगा, वो पार्ट आएगा, तब आपको उतना याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड क्लाइमेट, एंड वर्ल्ड क्लाइमेट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पर्टिकुलरली मेंशन किया है वर्ल्ड क्लाइमेट मेंस में। सो वर्ल्ड क्लाइमेट पे क्वेश्चन कौन से पैटर्न में बनते हैं, तो जैसे टॉपिक आएगा तो वैसे बताऊंगा मैं। तो जितना याद, मतलब जितने क्वेश्चंस मुझे अभी थोड़े से याद है तो उतना हम डिस्कस करते हैं। जैसे मोस्टली क्वेश्चन, प्लीज ऑफ योर ऑडियोज, प्लीज ऑफ योर ऑडियोज, ठीक है। सो तो वहां पे देखो क्वेश्चन मोस्टली कैसे पैटर्न में होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कनाडा, कनाडा तो आई थिंक आपको अभी पता होगा, ठीक है। सो कनाडा का अगर कुछ पार्ट है तो वहां पे कौन से टाइप का क्लाइमेट है एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर दोज कंट्रीज, मतलब उनके लिए बेनिफिट क्या है उसका। जैसे कि इंडिया है फॉर एग्जांपल, सो इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड्स, ठीक है। देखिए सिंपली आपको पेनिनसुला वगैरह तो पता ही है, ठीक है। तो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का। सो पेनिनसुलर इंडिया, उसके बेनिफिट क्या है, मीन्स इंडिया के थ्री साइड पे वाटर बॉडीज है। सो उसके क्लाइमेटिक एंगल से क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। बिकॉज हम वाटर बॉडी डिस्कस करते हैं तो इट इज द फिजिकल पार्ट, बट जब हम क्लाइमेटिक एंगल से बोलते हैं तब क्या होगा कि उसका बेनिफिट इंडिया को कैसे हुआ। तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स हुए कि जैसे मॉनसून क्लाइमेट अराइवल हो सकता है, या फिर एक जितना भी ओशन सराउंडिंग रीजन में हो, वो कॉन्टिनेंट के या वो सब कॉन्टिनेंट के, सो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल बिकॉज वार्म करंट्स या फिर वार्म विंड्स वहां से फ्लो होती है, या मॉइस्चर पुश किया जाता है सराउंडिंग वाटर बॉडी से, एंड सो दैट वहां पे एक रेनफॉल, अच्छी रेनफॉल कंडीशन क्रिएट होती है। सो पैरेलली अगर हम देखते हैं कि रशिया देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्थ में रशिया है, तो रशिया का अगर पार्ट देखोगे तो सेंट्रल पार्ट उतना वहां पे उनको क्या, मतलब उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे है, अगर वाटर बॉडी नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया के आसपास वाटर बॉडी, तो इंडिया को बेनिफिट है, बट रशिया के आसपास मतलब अगर देखोगे तो कोस्टल, बिकॉज रशिया इज द लार्जर वन, ठीक है। सो कोस्टल एरिया छोड़ के जो बीच वाला साइबेरिया वगैरह पार्ट है, सो वहां पे क्या है कि वाटर अवेलेबिलिटी कम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल रेनफॉल स्कार्सिटी रीजन है, जस्ट बिकॉज कि वहां पे सराउंडिंग वाटर बॉडी नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन पैटर्न ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेटिक बेनिफिट्स कैसे है एज पर द जोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। सो ये टाइप में एक क्वेश्चन हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है कि जैसे साइक्लोन, नेचुरल कैटास्ट्रोफ तो पर्टिकुलरली मेंशन है, तो नेचुरल कैटास्ट्रोफ में साइक्लोन्स वगैरह पे तो क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट्स व्हाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न लाइज क्या होते हैं, या टेडविंड के इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो ये सब पार्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। देन इक्वेटर अपना जो लैटिट्यूड वगैरह हमारा आई थिंक टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। सो लैटिट्यूडनल डिवीजन अगर आप देखोगे तो इक्वेटर पे सबसे इंटेंस हीटिंग होता है ऑलवेज, एंड सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल जोन मेंशन किया है, ठीक है। सो इक्वेटोरियल जोन टूवर्ड हम पोल्स की तरफ जाते हैं, सो वैसे क्लाइमेट क्या होगा वहां पे, एडवर्स एडवर्स क्लाइमेट बोल सकते हैं या फिर हार्श क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे हम पोलर रीजन्स की तरफ जाते हैं, सो वहां पे हार्श कोल्ड विंड्स हो गए, या फिर निगेटिव मींस निगेटिव टेम्परेचर होगा, तो दैट्स व्हाई, या टेम्परेचर डिफिशियंसी होगी, तो इसलिए वहां पे क्या होगा कि आइस कैप रीजन्स एक्सेट्रा है, ठीक है। सो वैसे ही सिमिलरली अगर हम देखते हैं इक्वेटर के ऑनवर्ड्स जैसे जाओगे आप, तो फर्स्टली आपको लगता है ट्रॉपिकल पार्ट। सो ट्रॉपिकल पार्ट कौन सा होगा कि बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, फॉर एग्जांपल दिस पार्ट इज द 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज द 23.5 डिग्री साउथ, तो इसके बीच में जो भी पार्ट आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। सो ये होगा ट्रॉपिक्स के बीच में ना, सो दैट्स व्हाई ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा कि सनरेज देखो, अर्थ स्लैंटेड है, वो सब हमने टॉपिक देखे कि अर्थ स्लैंटेड है, सो दैट्स व्हाई अर्थ स्लैंटेड होने की वजह से क्या है कि थ्रू आउट द ईयर सिमिलर टाइप ऑफ सनरेज एक सेम एरिया पे नहीं होते, वो फ्लक्चुएट करते हैं विद द आईटीसीजेड, या फिर आईटीसीजेड भी हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इक्वेटर लेते हैं तो यहाँ पे जो इंटेंस सनरेज होते हैं पर्टिकुलर टाइम में, या कोई मंथ हम पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल मार्च ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये सेम टाइप की इंटेंस सनरेज यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, एंड अप टू टॉपिक ऑफ कैंसर पॉसिबल है, अप टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पॉसिबल है, बिकॉज अर्थ इज स्लांटेड बाय 23.5 डिग्री। सो एग्जैक्टली फिर क्या होगा कि वही टाइप ऑफ सनरेज मींस वही इंटेंसिटी वाले सनरेज अप टू 23.5 डिग्री नॉर्थ
एंड अप टू हाफ 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ तक वो इंटेंसली अवेलेबल हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज द टॉरिड और हीट सरप्लस जोन. ओके, सो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी आईटीसीजेड है, आईटीसीजेड मीन जो इक्वेटर पे लो प्रेशर इंटेंस क्रिएट होता है, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन. कॉन्वर्जेंस मीन्स लो प्रेशर. ओके, सो एग्जैक्टली वो टाइप ऑफ कॉन्वर्जेंस बेल्ट टाइप यहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है. मीन्स यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, या थोड़ा सा उसके बियॉन्ड भी पॉसिबल हो सकता है. सो एग्जैक्टली ये जो क्लाइमेट है तो हम उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलेंगे. एंड एग्जैक्ट एट द 0 डिग्री, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ हम जनरली बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कि जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होगा. सो दैट देखो यहाँ पे डार्क रेडिश पार्ट यहाँ पे शो किया आपको. सो दैट शोज की यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है. सो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे होगा. सो डेंस फॉरेस्ट में देखो यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्गो फॉरेस्ट आएगा, देन यहाँ पे कुछ आइलैंड्स आते हैं. सो उसमें से एक इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडोनेशियन आइलैंड्स. सो वहां पे भी थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल पॉसिबल होता है, नॉट नेसेसरी कि डेली हो, बट मोस्टली थ्रू आउट द ईयर एक इक्वल सीजन होता है, सिंगल सीजन होता है. विंटर ऐसे कुछ यहाँ पे होता नहीं है. सो एक ही सीजन होता है दैट इज समर रेनी सीजन. ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट होगा दैट इज इंडोनेशियन फॉरेस्ट. ओके, सो ये इक्वेटर का पार्ट अगर छोड़ दो आप, तो अप टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड अप टू 23.5 डिग्री साउथ होगा सीजनल रेनफॉल. ओके, तो ये होता है सीजनल रेनफॉल. तो यहाँ पे पॉसिबल है सीजनल मींस एक प्रॉपर सीजन्स क्रिएट हो गए. जब यहाँ पे आईटीसी जोड़ होगा तब समर होगा मींस इंडिया के पास, एंड यहाँ से जब ये आईटीसी से रिट्रीट करेगा तब हमारे पास विंटर होगा. ओके, मींस हाई प्रेशर यहाँ पे बिल्ट होने वाला है. तो सिमिलरली अगर आप देखोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ मींस सब पोलर पार्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा वार्म भी क्लाइमेट होगा, हॉट वार्म एंड मोर कूल क्लाइमेट होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टेम्परेट जोन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा टेम्परेट जोन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड सेम फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर. सो दिस इज द टेम्परेट पार्ट. तो टेम्परेट पार्ट का अगर अपन हम लोग लैंड एरिया देखते हैं या पॉपुलेशन देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज यहाँ पे लैंड पार्ट ज्यादा है. सदर्न पार्ट में अगर देखोगे तो उतना लैंड पार्ट नहीं है या फिर कम है. ठीक है, कंपैरेटिवली पॉपुलेशन भी उतना थोड़ा सा कम होगा. तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है. एंड टेम्परेट इज द बेस्ट क्लाइमेट फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई ये क्लाइमेट में देखो आपको एग्रीकल्चर डेवलप कंट्रीज बहुत सारे दिख जाएंगे, लाइक यूएसए, कनाडा है, फिर यूरोप, एंटायर यूरोप है, एंड इवन दो सम पार्ट ऑफ द रशिया. वेस्टर्न पार्ट देखो, रशिया का ईस्टर्न पार्ट जो है तो उतना प्रॉपर प्रोडक्टेबल नहीं है, लाइक साइबेरिया वगैरह यहाँ पे कोल्ड रीजन आते हैं ईस्टर्न पार्ट में. बट वेस्टर्न पार्ट उनका सेंट पीटर्सबर्ग जैसा एरिया है, मॉस्को भी उनका देखो वेस्ट की तरफ आता है. एंड मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज जो उनकी थी वेस्ट की तरफ आएगी रशिया की. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेट रीजन इज द बेस्ट फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट. एंड इवन जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखोगे तो यहाँ पे बॉडी एग्जॉस्ट होती है, एग्जॉस्ट मोड पे होती है बिकॉज इंटेंस हीटिंग होता है. सो उतनी बॉडी हमारी परफॉर्म नहीं करती है. बट आप जब टेम्परेट क्लाइमेट में जाते हो तो इट्स लाइक सुटेबल क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा कूल एंड फीबल क्लाइमेट होता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन परफॉर्म मोर इन सच अ क्लाइमेट. ठीक है, सो ये एक पार्ट है. एंड लास्ट इज द पोलर जोन दैट इज द फ्रिजिड जोन. तो ये एकदम नॉर्थ में आर्टिक सर्कल 66.5 से हम बोल सकते हैं कि आर्टिक सर्कल स्टार्ट होता है अप टू द 90 डिग्री. सो इट इज द वेरी हार्श क्लाइमेट. ठीक है, तो यहाँ पे हार्डली कुछ ग्रो होगा. ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा है आर्टिक क्लाइमेट. तो हम ये डिटेल में सब देखने वाले हैं, जस्ट मैं ओवरलुक दे रहा था या ओवरव्यू दे रहा था आपको इसका, तो उतना याद रखा. एंड सिमिलरली अंटार्कटिक सर्कल भी है साउथ में 66.5 डिग्री साउथ टू द 90 डिग्री साउथ. सो ये आएगा एंटायर हमारा वर्ल्ड का एक जनरल हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है. ओके, सो डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अभी क्लाइमेटिक रीजन्स में. सो वर्ल्ड क्लाइमेट सिमिलरली अभी हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है तो उसमें फर्स्ट क्लाइमेट हम देखने वाले हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी द रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट जो अभी हमने डिस्कस किया है, एंड दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, तो सो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इन डिटेल, हम एवरी एस्पेक्ट से देखेंगे कि यहाँ पे सोशल लाइफ कैसी है, एग्रीकल्चर लाइफ कैसी है, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है. तो एवरी एंगल इसका हम ओपन करेंगे विद द डिस्कशन. सो वही होगा, हम मतलब एवरी जितने भी आने वाले अभी ऑलमोस्ट 10 to 12 टॉपिक्स होंगे कि जिसमें हम थोरोली उसको एक्सप्लेन करेंगे इन एवरी एंगल, नॉट ओनली द क्लाइमेट बट क्लाइमेट की वजह से क्या इम्पैक्ट होते हैं अदर फैक्टर्स पे भी, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट. सेकंड हमारा होगा मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून फॉरेस्ट.
मीन्स वही इक्वेटर से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ. सो दैट इज गोइंग टू बी द मॉनसून क्लाइमेट. थर्ड होगा हमारा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही आता है ये, अलग से ग्रासलैंड टाइप होता है, नॉट द फॉरेस्ट वन. ठीक है, तो ट्रॉपिकल में ही ग्रासलैंड टाइप जो होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो विच इज मोरली नोन एज द ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट. सो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई मीन्स सम टाइम वो वेट होगा एंड सम टाइम वो ड्राई लेवल पे होगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे वेट एंड ड्राई जब वर्ड आता है, सो मोस्टली यहाँ पे लार्जर ट्रीज नहीं होते, तो ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप होता है. सो दैट इज सवाना मीन्स क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. जस्ट रिमेंबर दैट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. नेक्स्ट होगा डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो ये टाइप एग्जैक्टली हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ. मेजरली इसके आसपास जो रीजन होगा 5 डिग्री मैक्स आप अपवर्ड जा सकते हो एंड 5 डिग्री साउथवर्ड आ सकते हो. सो वो होगा डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इट इज हॉट डेजर्ट एंड माइल्ड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट. ठीक है, सो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कि जो कोल्ड डेजर्ट है लाइक पैंटागोनिया डेजर्ट जो अर्जेंटीना में आता है. सो वो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ आता है, नॉट ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, या फिर इक्वेटर के जितने भी नियर बाय होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है मींस 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले जो लैटिट्यूड है, तो मेजरली वो देखेंगे हम कि जहाँ पे थोड़ा सा हॉट डेजर्ट्स है, नॉट द कोल्ड डेजर्ट्स. ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट्स हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे. सो डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट मींस कौन से होते हैं कि जो 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ इसके आसपास जो होंगे, सो दैट इज नोन एज मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स. नेक्स्ट होगा स्टेपी क्लाइमेट. अब हम ट्रैवल कर रहे बियॉन्ड 30 डिग्री नॉर्थ एंड बियॉन्ड 30 डिग्री साउथ. तो 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री एक टेंटेटिवली पकड़ रहे हम. 60 डिग्री जो भी क्लाइमेट होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सो उसमें ही टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं. जैसे ट्रॉपिकल में हमने सवाना देखा है, सो वैसे टेम्परेट में होता है स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो मीन्स यहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड होते हैं. तो वो ग्रासलैंड हम डिस्कस करेंगे, और उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रासलैंड है. स्टेपी होता है, देन वी कैन से साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में वेल्ड होगा, डाउन्स हो गए, या फिर पंपास हो गए, या फिर हम नॉर्दर्न अमेरिका में जाते हैं, या फिर अमेरिका में भी देखते हैं, यूएसए में, तो दैट इज प्रेरीज. तो ये सब स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, मींस टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड. ओके, सो वो हम डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट होता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. मींस जो भी मेडिटेरियन सी है, तो उसके सराउंडिंग जो कोस्टल कंट्रीज है उसके, तो वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे. एंड उसको ही वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी कहा जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे उसमें. देन उसके बाद नेक्स्ट होगा चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो ये हम थोरोली बाद में डिस्कस करेंगे. दैट इज चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, सो नेक्स्ट होगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट. मींस ब्रिटन एरिया जो है, तो वहां पे थोड़ा सा अलग सा क्लाइमेट मिलता है. सडन, बिकॉज यहाँ पे फ्रंटल रेनफॉल लाइक होते हैं, या फिर सडन चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, कि अभी जैसे आपको क्लियर स्काई दिख रहा है, तो सडनली क्लाउड कवर ऐसे कुछ क्रिएट हो सकता है, या फिर अभी आपको नहीं लग रहा है कि रेनफॉल होगा, बट सडनली रेनफॉल लाइक कंडीशंस क्रिएट होती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रंट्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ विंड्स, दैट इज one is the which is arriving from the 90 degree north, that is the cold winds, and जो आती है 30 डिग्री साउथ से, दैट इज द वार्म विंड्स. तो इनके बिहेवियर पे या इनके फीचर्स पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है. सो दैट्स वाई ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, उसको हम यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट भी बोलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद होता है ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, मींस कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड लंबरिंग, उस पे इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप होगी. तो ये कहाँ पे बिलोंग करता है? सो इट इज मोस्टली बिलोंग टू द साइबेरिया रीजन ऑफ द रशिया. जो 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास अगर आप देखोगे, तो ये टाइप का क्लाइमेट मिलेगा आपको, दैट इज ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट. एंड ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट सिमिलरली आपको कनाडा में भी मिलेगा. तो कनाडा में भी एक ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट नियर बाय 60 डिग्री. ये दो मेजर रीजन्स अगर हो गया हमारे. एंड साउथ में हम ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें ज्यादा नहीं दिखेगा, बिकॉज आप 60 डिग्री साउथ अगर देखते हो, तो मोस्टली वाटर बॉडी यहाँ पे सदर्न ओशन आता है. देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो 60 डिग्री अगर आप देखोगे लैटिट्यूड, सो मोस्टली यहाँ पे वाटर बॉडी है. सो यहाँ पे फिर कोई फॉरेस्ट ग्रो होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट मोस्टली कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो वो देखेंगे हम. उसके बाद होगा लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक बाकी हमारा लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बिकॉज मरीन एक्टिविटीज यहाँ पे ज्यादातर होती है, एंड मरीन प्रोडक्शन बोल सकते हैं, या मरीन प्रोडक्शन रिलेटेड इकोनॉमी जिनकी डिपेंड है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट 2 इयर्स में
पीसी कल्चर पे क्वेश्चन बहुत आए तो आई थिंक वो एंगल भी हमें होना चाहिए, वर्ल्ड एक एंगल भी होना चाहिए कि अगर आप इंडिया रिलेवेंट भी अगर दिख रहे हो तो यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड पीसी कल्चर सिस्टम, ठीक है, या फिर वर्ल्ड मरीन प्रोडक्शन जो है तो उसका एक एग्जांपल हमें हमें रखना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिशिंग ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड जापान. सो ये टाइप ऑफ क्लाइमेट हमको कनाडा के ईस्ट में एंड जापान के ईस्ट में दिखेगा. वो क्या है, क्यों है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट लास्ट इज द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट. सो टुंड्रा या पोलर और आर्टिक क्लाइमेट भी कहा जाता है कि जहाँ पे मोस्टली कुछ ग्रो नहीं होगा, स्मॉल मॉसेस वगैरह या ग्रास लाइक वहां पे क्रिएट होंगे. सो बस टुंड्रा मीन्स बियॉन्ड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में देखोगे तो बियॉन्ड 60 डिग्री साउथ. अंटार्कटिक एंड आर्टिक पे मोस्टली ये दिखेगा. सो एंटायरली हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. बट इशू ऐसा है कि हमारा क्लाइमेट में आई थिंक सम टाइप्स ऑफ विंड्स क्लियर नहीं हुए, ठीक है, मतलब विंड रिलेटेड चैप्टर्स हमारे बाकी है. सो आई थिंक वो हमें पहले कवर करना चाहिए बिकॉज वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा. जैसे कि वेस्टर्लाइज में अगर बोलता हूँ तो आपको पता नहीं कि वेस्टर्लाइज कहाँ पे, या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट्स होते हैं तो वो एग्जैक्टली उनका लोकेशन क्या है, तो वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है. या फिर हम कभी लोकल विंड्स पे आते हैं बिकॉज समटाइम्स लोकल विंड्स आल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. सो ये जब मैं जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अभी यूएसए की हम बात करें, यूएसए का क्लाइमेट हम चेकआउट कर रहे हैं. ओके, सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्रेरी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या सॉरी स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा जिसमें प्रेरीज वगैरह ग्रासलैंड ग्रो होते हैं एंड सम पार्ट उसका कूल भी होगा, कूल रीजन भी है ये. तो मीन्स हार्श टेम्परेचर भी होगा यहाँ पे. जब विंटर सॉलिस्टिस होता है मीन्स सन रेज इंटेंस होगी सदर्न हेमिस्फीयर में मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो तब यहाँ पे सनरेज स्लांटेड होती है. तो यूएसए में हार्श क्लाइमेट भी होता है, मतलब विंटर हार्श होता है एज कम्पेयर टू द इंडिया या ट्रॉपिकल कंट्रीज. सो तब यहाँ पे या कनाडा भी लेते हो तो कनाडा में भी हार्श क्लाइमेट होता है. तो तब यहाँ पे क्या होगा कि जब सम ऑफ द विंड्स यहाँ पे लोकल विंड्स फ्लो होती है, लाइक चिनूक एक विंड होती है, तो वो जब यहाँ पे फ्लो होती है लोकल विंड, तब यहाँ पे क्या होता है कि ये चिनूक विंड की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी स्नो कवर्ड एरिया है तो वो मेल्ट डाउन होना स्टार्ट होता है. एंड जब वो मेल्ट डाउन होता है तब यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर एक्टिव हो जाती है. सो व्हाट इज लोकल विंड, तो ये आपके पास एक अगेन वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू आएगा. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कवर टाइप्स ऑफ विंड. ये पहले हम कवर कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन. सो जैसे भी वो कवर हो जाता है सो विल come back to this part, that is climatic region. Okay, so ये हम सब बाद में कवर करेंगे. So let's start with the first, that is climate का ट्रेड विंड का वगैरह कुछ कुछ पार्ट होगा. So types of wind पहले डिस्कस करते हैं. तो wind means ऑलरेडी हमारा कवर हुआ है कि wind means क्या होता है कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड फ्लो होते हैं, सॉरी एयर फ्लो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई प्रेशर टू, ऑलवेज एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दैट इज नोन एज द wind. Okay, so wind की definition याद रखो, always air flows from high pressure to low pressure and that is that advection wind, उसको और एक नाम है that horizontal means advection which is parallel to the surface. So this advection wind is known as the means उसको advection wind कह सकते हैं हम, ठीक है. So high pressure to low pressure जो flow होती है. एंड लो प्रेशर में और एक वर्टिकल भी फ्लो होता है, दैट इज वर्टिकल मींस क्या होगा कि लो प्रेशर पे देखो टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर एक्सपांड करेगी, एयर एक्सपांड होगी तो लाइटर होगी तो क्या करेगी, अपवर्ड फ्लो होगी, ठीक है. सो ये होता है कन्वेक्शनल पैटर्न. सो लो प्रेशर से जैसे ऊपर जाएगी तो अगेन कूल होगी एंड कूल होके क्या होगी, अगेन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी क्या होगी, ये डिसेंड करेगी. और जब ये डिसेंड करेगी तो यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेशर अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी जो एयर अवेलेबल है तो उस पे ये प्रेशर मेंटेन करेगी, और ये जब प्रेशर मेंटेन करेगी सो दैट इज नोन एज द हाई प्रेशर. तो ये हो गया कन्वेक्शनल पैटर्न जब वर्टिकल हम कंसीडर करते हैं. और यहाँ पे हाई प्रेशर पे एयर आने के बाद फिर क्या होगा कि यहाँ से उसको रिलीज तो करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली टू द पैरेलल टू द सरफेस ये क्या होगी, फिर अगेन डाइवर्ज होके एक्सपांड या फिर डाइवर्ज होके क्या करेगी, मतलब उसका फ्लो होने वाला है. तो डाइवर्ज होके जब ये फ्लो होगी टूवर्ड द लो प्रेशर, बिकॉज लो प्रेशर पे एक वैक्यूम बनेगा, बिकॉज ये एयर अगर राइज हो रही है, यहाँ पे कोई एयर अगर राइज होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक स्पेस मेंटेन करेगी वो. तो वो स्पेस मेंटेन होने के बाद वो स्पेस फिलअप करने का काम कौन करेगी, तो दैट हाई प्रेशर विंड जो यहाँ पे डिसेंड हुई थी. तो एग्जैक्टली ये डिसेंडेड एयर
डाइवर्ज होके टूवर्ड लो प्रेशर ट्रैवल करेगी एंड लो प्रेशर पे अगेन हिट होगी, अगेन अपवर्ड जाएगी। तो अगेन ये अपवर्ड जाने के बाद कूल होगी, देन अगेन डेंसर होगी, डेंसर होने पे हेवियर होती है, हेवियर होने पे अगेन डिसेंड करेगी एंड अगेन यहाँ पे हाई प्रेशर में जाएगी। तो दिस साइकिल, एंटायर साइकिल इज नोन एज कन्वेक्शनल साइकिल, ओके, कन्वेक्शनल विंड पैटर्न। एंड जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होती है हाई टू लो, दैट इज नोन एज द एडवेक्शन, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली विंड पैटर्न। सो हम स्टार्ट करते कि सिमिलर काइंड में ये अगर आपको फॉर्मूला समझ गया हाई टू लो का, ठीक है, तभी आपको ये सब विंड अंडरस्टैंड होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ विंड। तो फर्स्ट विंड हम डिस्कस करेंगे आज प्लैनेटरी विंड्स। सेकंड हमारा पार्ट होगा प्लैनेटरी विंड का ही पार्ट है एंड वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग से दिया है बट स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ द प्लैनेटरी विंड। सो फर्स्ट होगा ट्रेड विंड। सेकंड इसमें आपको लिखना है, ये प्लीज ट्राई करो कि थोड़ा सा पेन एंड पेपर, ब्लैंक पेपर साथ में रखो एंड इतना ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ विंड के सब टाइप्स है, बिकॉज जितना मैंने ट्राई किया कि इसका प्रॉपर एक फ्लो चार्ट कोई भी बुक में नहीं दिया, इवन दो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया एंड इवन गोचेलियांग में तो ये पार्ट है ही नहीं, ठीक है। मींस डायरेक्टली उन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट वगैरह स्टार्ट किया। सो प्लैनेटरी विंड को आपको सब टाइप्स में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट इज द ट्रेड विंड एंड यहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं ज्यादा लिखना, जस्ट एरोज वगैरह निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लैनेटरी विंड का फर्स्ट टाइप होता है दैट इज ट्रेड विंड। सेकंड होगा देखो एंटी ट्रेड विंड, याद रखो सेकंड क्या होगा, एंटी ट्रेड विंड। थर्ड होगा पोलर विंड, ओके, क्लियर कि थर्ड क्या होगा, पोलर विंड। तो फर्स्ट है ट्रेड विंड, सेकंड होगा एंटी ट्रेड विंड एंड थर्ड होगा पोलर विंड। सो ट्रेड विंड ये जनरली, और इसको और एक नाम है जो ब्रैकेट में आपको लिखना है, दैट इज ईस्टरलाइज, ओके। सो याद रखना है यहाँ पे आपको ट्रेड विंड के इसमें क्या लिखना है, ईस्टरलाइज। नेक्स्ट है एंटी ट्रेड विंड। तो जो ये इनका लोकेशन क्या है, अगर लोकेशन किसको नहीं पता है इसका तो याद रखना, प्लैनेटरी विंड्स में ट्रेड विंड का लोकेशन होता है फ्रॉम 10 डिग्री, एक टेंटेटिवली पकड़ते हैं हम 10 डिग्री टू 30 डिग्री, ओके। सो 30 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ, देन 10 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ, ये जो बेल्ट है इक्वेटर छोड़ना है हमको इसमें, ठीक है। इक्वेटरल जो भी बेल्ट है तो वो छोड़ के हमको आना है बस 30 डिग्री टू 10 डिग्री, सेम फॉर द नॉर्थ एंड साउथ। तो इसमें फ्लो होने वाला है ट्रेड विंड्स। इनका पैटर्न जनरली कैसे होता है, ईस्टरलाइज पैटर्न होता है, ओके। प्लीज ऑफ योर ऑडियो, ऑडियो किसी का ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर देना। सो नेक्स्ट होते हैं एंटी ट्रेड विंड। सो एंटी ट्रेड विंड का लोकेशन क्या है, फ्रॉम अगेन 30 डिग्री टू 60 डिग्री, नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, 30 टू 60, बस उतना याद रखना है एंटी ट्रेड विंड का लोकेशन। एंड उनका फ्लोइंग पैटर्न को कैसे होगा, वेस्टरलाइज। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है आपको ट्रेड विंड, सबसे पहले लिखना था लोकेशन 30 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री साउथ, ओके। देन नेक्स्ट था एंटी ट्रेड विंड, उसका लोकेशन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ। एंटी ट्रेड विंड आल्सो नोन एज वेस्टरलाइज, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन किया है। नेक्स्ट होगा पोलर विंड, लास्ट होगा पोलर विंड। अगेन लोकेशन फ्रॉम 60 टू 90, नॉर्थ और साउथ। डिटेल में चाहिए तो देखो 90 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, देन साउथ में जाओगे तो 90 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ। तो ये पोलर विंड का लोकेशन है एंड इसका फ्लोइंग पैटर्न कैसा होगा, सो सेम लाइक ट्रेड विंड, ट्रेड विंड जैसा ही होगा। सो ट्रेड विंड कैसे फ्लो होते हैं, ईस्टरलाइज। सो ईस्टरलाइज ही इसका पैटर्न है। तो आई होप कि आपको ये समझा है या आपने लिखा होगा ढंग से, ठीक है। तो फर्स्ट हम प्लैनेटरी विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थोरोली जाएंगे इसमें। सेकंड फ्लो चार्ट में आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, दैट इज वेस्टरलाइज, बट हम ये लास्ट में डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो सेकंड होगा हमारा पीरियोडिक विंड्स। तो पीरियोडिक विंड्स या लोकल विंड आप साथ में रख सकते हो, तो उसमें आपको ड्रॉ करना है दैट इज अ मॉनसून विंड। इसके ब्रैकेट में मॉनसून विंड के ब्रैकेट में लिखना है आपको सीजनल विंड्स, ठीक है। नेक्स्ट होगा लोकल विंड्स में, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं पीरियोडिक ऑब्लिक लोकल विंड करो, ठीक है। तो पीरियोडिक एंड लोकल विंड अगर ऑब्लिक करके एक साथ लिखते हो तो ये सब आने ही वाला है, बिकॉज मॉनसून आर द पीरियोडिक विंड्स, ठीक है। देन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ठीक है, लिखा है, आई थिंक लिखा होगा आपने, लैंड एंड सी ब्रीज जो कोस्टल रीजन पे दिखेंगे तो वो हो गए लैंड एंड सी ब्रीज। नेक्स्ट होगा माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ओके। तो उतना याद रखना है, माउंटेन एंड
वैली ब्रीज। अब लोकल विंड्स में क्या होता है, तो वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें कोल्ड एंड वार्म विंड्स होते हैं। सो बस यहाँ पे लोकल विंड्स को एरो करके लिखना है, कोल्ड विंड्स, वार्म विंड्स। ठीक है, समझ गए आपको? तो पीरियोडिक मींस क्या है कि जो पर्टिकुलर टाइम में ही आते हैं, कि जैसे मॉनसून देखोगे तो 3 महीने मॉनसून होता है, 4 महीने मॉनसून होता है फॉर एग्जाम्पल, एंड उसके बाद उसका रिट्रीट हो जाता है। तो ये होता है सीजनली होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मॉनसून पीरियोडिक विंड। नेक्स्ट होता है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो ये डे टाइम पे चलता है, नाइट टाइम पे चलता है, मींस 24 आवर में इनका फ्लक्चुएशन होता है। सो पर्टिकुलर पीरियड में आपको क्या दिखेगा कि सी ब्रीज है, मींस ये डे टाइम में, एंड रात में ही वही क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं, सो दैट इज लैंड ब्रीज। तो ये होते हैं पीरियोडिक टाइम में, तो दैट्स व्हाई इट इज अ पीरियोडिक वन। माउंटेन एंड वैली में भी वही होता है, सिमिलरली वैली डे टाइम में हो गए एंड नाइट टाइम में माउंटेन हो गए। सो एग्जैक्ट ये पैटर्न हम क्या बोलेंगे इसको, तो पीरियोडिक विंड। ओके, सो ये पैटर्न हमको अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली पोलर या विंड बेल्ट्स या प्लैनेटरी बेल्ट्स हो गए ये। तो 0 टू देखो यहाँ पे 30 टू एक 10 डिग्री तक हम टेंटेटिवली पकड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स। तो उसमें याद रखना ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये पैटर्न मत फॉलो करो, ये रिवर्स सम ऑफ द पैटर्न होता है, या फिर ये क्लाइमेट चेंज या एल निनो फैक्टर एक्सेट्रा है। सो इसलिए ये थोड़ा पैसिफिक के पार्ट में ये एक्सेप्शनल कंडीशंस है, तो डू नॉट राइट दिस पार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड का लोकेशन क्या होगा, फ्रॉम 30 टू 5 डिग्री एक्सेट्रा। एंड अगेन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही दिख रहे हैं, देखो आपको यहाँ पे, तो जितने भी 30 टू 30 है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ टेंटेटिवली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स है। देन उसके बाद 30 टू 60 अगर आप जाते हो तो आपको वेस्टर्लाइज दिखेंगे, मींस एंटी ट्रेड विंड, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ट्रेड विंड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ATW, मींस एंटी ट्रेड विंड्स। ओके, नेक्स्ट हो गए, लास्ट इज द पोलर विंड्स। तो पोलर हाई प्रेशर से जो एग्जैक्टली कहां पे जा रहे हैं, 60 डिग्री पे, सो उनको हम क्या कहेंगे, पोलर ईस्टरलाइज। ओके, तो उतना याद रखना है, पोलर ईस्टरलाइज, बिकॉज ये देखो ट्रेड विंड जैसे ही फ्लो हो रहा है। सो एंटायरली ये हमको अंडरस्टैंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट, इसके 3 पार्ट है हमने देखे कि फर्स्ट ट्रेड विंड होगा, नेक्स्ट इज एंटी ट्रेड विंड, इसका लोकेशन आपको समझ गया, देन पोलर विंड, इसका भी आपको लोकेशन समझा है। तो बस ये 3 हम डिस्कस करेंगे आज। तो प्लैनेटरी विंड्स, फर्स्ट winds blowing at the same direction throughout the year, because ये throughout the year flow होते हैं, so that's why it is known as the trade winds, means ये एक proper route बना दिया इन्होंने, and ये entirely throughout the year flow होगे जब तक अर्थ रोटेट करेगी, due to the Coriolis force या rotation of the earth। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी फोर्स क्रिएट होगा, so that's why यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है कि ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। so जब तक अर्थ रोटेट करेगी, जब तक कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट है, तब तक ये विंड फ्लो होते रहेगी। सो दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी विंड्स। ये प्लैनेट के बिहेवियर या प्लैनेट का जो भी रोटेशन एक्सेट्रा है, तो उस पे ये डिपेंड है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्लैनेटरी विंड्स। सो कवर लार्ज डिस्टेंस डेफिनेटली, बिकॉज ऑलमोस्ट जस्ट इमेजिन कि 30 डिग्री टू 10 डिग्री अगर ये फ्लो हो रहे, मींस एंटायर इंडिया हम बोल सकते हैं कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट 7 डिग्री नॉर्थ है, एंड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा 37 डिग्री नॉर्थ है। तो यही एक ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न, मींस जस्ट इमेजिन कि इंडिया एंटायर कवर हो रहा है ऐसे ट्रेड विंड से। सो ये होते हैं टॉपिकली ईस्टरलाइज, ये फर्स्ट हो गए, देन सेकंड वेस्टरलाइज, एंड लास्ट इज दैट इज पोलर ईस्टरलाइज। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इनका, यस डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये ऑलवेज फ्लो होता है। सो ऑलवेज एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मींस 30 डिग्री नॉर्थ होगा या 30 डिग्री साउथ, यहाँ से ये दोनों कहाँ पे जाने वाले, 0 डिग्री के पास। सो दैट्स व्हाई ये हॉरिजॉन्टली फ्लो हो गए। सो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम कि एडवेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थ्रू आउट द प्रेशर बेल्ट। और ये प्रेशर बेल्ट आई थिंक हमारे लेक्चर में कवर हुआ था कि एग्जैक्टली प्रेशर बेल्ट कैसे क्रिएट हुआ एक्सेट्रा। ठीक है, सो प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम में, मींस प्रेशर ग्रेडियंट्स मींस डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर बेल्ट इज नोन एज द प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर है, मींस 1013 मिलीबार है यहाँ पे, ठीक है, 1013 मिलीबार, एंड यहाँ पे 980 मिलीबार है। सो वो हो गया 980 वाला लो प्रेशर, एंड 1013 है तो वो हो गया हाई प्रेशर। तो इनके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, एंड एग्जैक्टली ये विंड वहां से यहाँ तक फ्लो हो रही है। ये विंड की स्पीड किस पे डिपेंड होगी, तो स्पीड कब हाइयर होगी, जब ये ग्रेडियंट मींस डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर बेल्ट इज हाइयर, सो दैट ये प्रेशर स्पीड ऑफ द विंड विल इंक्रीज। ठीक है, याद रखना, जब इनके बीच में ग्रेडियंट या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर बेल्ट is higher, so that the wind speed is also higher. Okay, then Coriolis force modify their direction, because देखो exactly ये north to south आने चाहिए थे,
बट इनका क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है टूवर्ड द वेस्ट, ऐसे ये पैटर्न में, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, तो आई थिंक ये भी हमने लेक्चर में कवर किया था कि बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स है वो खुद के राइट को टर्न करती है। देखो यहाँ पे एक स्लाइटली राइट को टर्न कर रही है 45 डिग्री से, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में खुद के लेफ्ट को टर्न करती है, ठीक है। सो 45 डिग्री अगेन। सो दैट्स व्हाई ये देखो एग्जैक्टली हम इसको नॉर्थ साउथ नहीं बोलते तो ईस्टरलाइज बोलते हैं, बिकॉज ये ईस्ट की तरफ से आ रही है ऐसे दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ईस्टरलाइज। तो 45 डिग्री से जो टर्न हो रहा है, सो ये क्यों टर्न हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, तो उतना याद रखना। देन उसके बाद फर्स्ट देखते हैं हम ट्रेड विंड्स, ये थोड़ा फास्ट कवर करेंगे बिकॉज आई थिंक ये पार्ट हमारा थोड़ा थोड़ा लेक्चर में हुआ है, ठीक है। सो आई विल थोड़ा सा ये फास्ट करूंगा, ठीक है। सो ट्रेड विंड, द विंड मूव टूवर्ड द इक्वेटोरियल प्रेशर जोन एंड दैट इज ITCZ। जैसे मैंने कहा कि 0 डिग्री की तरफ जो एयर फ्लो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड विंड। देखो यहाँ पे आपको ITCZ दिख रहा है, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जन जोन, CZ याद रखो। कॉन्वर्जेंस मींस क्या होगा कि जहां पे लो प्रेशर है वहां पे हम कॉन्वर्जन जोन बोलेंगे। इंटर ट्रॉपिकल क्यों बोला है, बिकॉज ये टॉपिक्स के बीच में फ्लो हो रही है, मींस टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। सो इनके बीच में ये एग्जैक्टली फ्लो हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटर ट्रॉपिकल, लो प्रेशर की तरफ मींस कन्वर्जेंस जोन, ओके। सो ये ITCZ है एंड एग्जैक्टली इसकी तरफ ये फ्लो हो रहे फ्रॉम द हाई प्रेशर। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्रेड विंड। ये कंटिन्यूअसली फ्लो हो गया एंड ईस्टरलाइज की तरफ फ्लो हो रही है मींस ITCZ, ओके। सो देयर डायरेक्शन इज वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। देखो ये एग्जैक्टली ईस्ट टू वेस्ट हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ईस्टरलाइज, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अप्लाई करना है आगे, ठीक है, उतना याद रखना बस। तो देखो टॉपिकल डेजर्ट्स एंड ट्रेड विंड्स एक्सेट्रा इसके रिलेवेंट है ये टॉपिक। तो ये डेजर्ट क्यों फॉर्म होता है, तो हम ये जब पार्ट देखने वाले किसका, जब डेजर्ट हमने अभी डिस्कस किया था वर्ल्ड क्लाइमेट में डेजर्ट टॉपिक, तब हम ये डिस्कस करेंगे। सो आई विल स्किप दिस पार्ट। तो हम ये ऑलरेडी मतलब जो हमारा डेजर्ट पार्ट होगा तो उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन डिटेल विद द क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट इज द ट्रेड विंड। आई थिंक सबको अंडरस्टैंड हुआ है, बस इसके पैरेलल नाम याद रखो। ये जो भी पार्ट हमने अभी तक कवर किया है उसके पैरेलल नाम याद रखो। सो ईस्टरलाइज, ट्रेड विंड्स, एंड नेक्स्ट इज वी कैन से यहाँ पे 30 to 30 इसका लोकेशन होगा। सो नेक्स्ट इज द वेस्टरलाइज, कहाँ पे होगा, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होते हैं, एंड सब STHP to SPLP मींस STHP मींस क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, टू द SPLP मींस 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से 30 से 60 की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी सदर्न हेमिस्फीयर में देखो 30 to 60 जा रहे हैं। सो इन बिटवीन दिस ये जो भी फ्लो हो रहा है, सो दैट इज नोन एज वेस्टलाइज। अभी देखो यहाँ पे भी वैसे ही होना चाहिए था कि 30 to 60 ये जो फ्लो है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, सॉरी साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में देखो यहाँ पे 30 to 60 एयर फ्लो हो रही है, तो एग्जैक्टली ये नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए थी। बट ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा डायरेक्शन नहीं है। तो ये डायरेक्शन कैसे उनका क्रॉस हो रहा है, तो ये क्यों क्रॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो कितने डिग्री से चेंज हो रहा है, ये 45 डिग्री से। तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो एक बार। तो वो फॉर्मूला क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स अपने राइट कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने राइट को टर्न कर रही है। तो यस डेफिनेटली कर रही है, यहाँ पे देखो 45 डिग्री से ये टर्न कर रही है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड पाथ एंड व्हाट इज एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था साउथ टू नॉर्थ, बट एक्चुअल पाथ क्या है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो उतना याद रखो। एंड ये 45 डिग्री जो टेंड हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ओके। सो इसलिए देखो ये वेस्ट की तरफ से आते हुए ऐसे दिख रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वेस्टरलाइज। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में देखो पैटर्न क्या होना चाहिए था, अगेन नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ नहीं है। तो यहाँ पे कैसे टर्न होना चाहिए उसको, खुद को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में टर्न करती है, तो सदर्न में लेफ्ट को टर्न करनी चाहिए खुद के। तो ये उसका फेस साउथ की तरफ है, बट एक्चुअल उसका डायरेक्शन देखो कहाँ पे टेंड हुआ है, टूवर्ड मतलब थोड़ा सा लेफ्ट को टर्न हुआ है, देखो यहाँ पे 45 डिग्री से। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं, वेस्टरलाइज। अगेन वेस्ट टू ईस्ट वैसे आ रही है एंड यहाँ पे लेफ्ट को टर्न करिए। सो यस सही है, मींस कोरियोलिस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे सही बैठ रहा है कि लेफ्ट को टर्न करनी चाहिए, तो किया है इसने, एंड यहाँ पे राइट को टर्न करना चाहिए, तो वो भी हुआ है। एंड देखो अभी इनका ओरिजिन देखते हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट ही दोनों भी फ्लो हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वेस्टरलाइज, ठीक है। सो
वेस्टर्लाइज हमने देखा है कि ये वर्ल्ड के कुछ वेस्टर्लाइज है। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो लैंड पार्ट ज्यादा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैंड पार्ट बहुत ही ज्यादा है, बट वही पैरेलली सदर्न हेमिस्फीयर में उतना लैंड पार्ट नहीं है। अगर 30 टू 60 अगर आप देखते हो तो मोस्टली सदर्न ओशन आता है, सदर्न अटलांटिक आता है, पैसिफिक ओशन आता है, सो वाटर बॉडीज ज्यादा है। सो दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पे कि लैंड पार्ट कम है, ऑब्स्टेकल्स कम है, माउंटेन्स कम है, वी कैन से द आइलैंड्स भी कम है। तो जितने भी ऑब्स्टेकल कम होने की वजह से वेस्टर्लाइज की स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में। बट ऑन द सेम हैंड यहाँ पे अगर देखोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में माउंटेन्स वैलीज होगी या माउंटेन्स हो गए या ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे प्रॉपर सिविलाइजेशन हुआ है, तो इसलिए फिर क्या यहाँ पे उनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी। ओके, सो वेस्टर्लाइज की स्पीड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम होती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हायर होती है। सो वही यहाँ पे दिया है मैंने, फ्रॉम एसटीएचपी टू एसपीएलपी एंड लेस लैंड मास इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड फास्ट फ्लोइंग विंड्स इन द ओपन सी मींस सदर्न हेमिस्फीयर में। उसको रोअरिंग फोर्टीज कहा जाता है, जो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे फ्लो होते हैं उसको रोअरिंग फोर्टीज बोलते हैं। फ्यूरियस फिफ्टीज मींस सदर्न हेमिस्फीयर में जो 50 डिग्री साउथ में फ्लो होते हैं उनको फ्यूरियस फिफ्टीज कहा जाता है। देन श्रिंकिंग सिक्सटीज मींस अगेन 60 डिग्री साउथ में जो फ्लो होते हैं उनको सिक्सटीज कहा जाता है, श्रिंकिंग सिक्सटीज। एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड पे जो फ्लो होते हैं मींस एकदम साउथ की तरफ, तो उनको क्या कहा जाता है, स्क्रीमिंग सेवेंटीज। तो जितना साउथवर्ड जाओगे आप तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो बस उतना याद रखना है आपको। देन इसके बेनिफिट्स वगैरह वो सब हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है पोलर ईस्टरलाइज। तो पोलर देखो कि पोलर हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे 90 डिग्री पे। सो हाई प्रेशर 90 डिग्री नॉर्थ होगा या 90 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर है। सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्यों फ्लो होता है, तो देखो अभी हाई प्रेशर है, यहाँ पे इसको साउथ को आना चाहिए था, ठीक है, एग्जैक्टली 60 डिग्री की तरफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में अगेन सेम पैटर्न होना चाहिए था कि साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रही है, बट इनका वही फॉर्मूला कोरिलेस फोर्स का कि यहाँ पे राइट को टर्न होनी चाहिए इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लेफ्ट को टर्न होनी चाहिए, ठीक है। सो सदर्न हेमिस्फीयर में देखो एग्जैक्टली लेफ्ट को टर्न कर रही है 45 डिग्री से, एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट को टर्न कर रही है, ओके, खुद के डायरेक्शन को। तो इसलिए ये कैसे दिख रहे हैं, ईस्टरलाइज पैटर्न एग्जैक्टली टू द ट्रेडविंड के पैटर्न टाइप में दिख रहे हैं। देखो ट्रेडविंड का जो पैटर्न है ना यहाँ पे, तो एग्जैक्टली वही पैटर्न इनका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखेगा। तो ये कौन सी विंड से, फिर पोलर ईस्टरलाइज। ईस्टरलाइज क्यों कहा है, बिकॉज ये ईस्टरलाइज पैटर्न जैसे कि ट्रेड विंड का ईस्टरलाइज पैटर्न है वही पैटर्न में फ्लो होती है, सो दैट इज इट्स व्हाई नोन एज इट इज पोलर ईस्टरलाइज, ठीक है। तो पोलर वर्टेक्स वगैरह क्या होता है वो हम सब जब यूएसए का क्लाइमेट देखेंगे तब पोलर वर्टेक्स भी इस पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड दिस ईयर पोलर वर्टेक्स का एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, एंड बिकॉज ऑफ दिस पोलर वर्टेक्स सिचुएशन स्ट्रेटोस्फेरिक स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से ओजोन ओजोन जो होल्स होते हैं या फिर ओजोन रिकवरी वो फास्टन हो जाती है। मींस ओजोन रिकवरी फास्टन किस पे डिपेंड होती है, तो यहाँ पे रीजन एक है, मींस आर्टिक में मोस्टली या अंटार्कटिक रीजन्स में ओजोन होल सिचुएशन बहुत ज्यादातर दिख जाती है आपको, ठीक है। तो वो सिचुएशन फिलअप होने के लिए दो एक तो फैक्टर्स होने चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उसका स्ट्रॉन्ग रिकवरी होनी चाहिए, या फिर जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन आपने किया है तो वो ग्रीन हाउस एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, तब जाके फिर ये ओजोन रिकवरी हो सकता है। एंड सेकंड, नेचुरली भी वो खुद को हील करता है, सो नेचुरल हीलिंग उसका होना चाहिए। सो नेचुरल हीलिंग कब होगा, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज पोलर वर्टेक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द पोलर वर्टेक्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, ठीक है। तो ये दो पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे जब यूएस का क्लाइमेट देखेंगे, बिकॉज इसका सबसे ज्यादा लॉसेस या फिर इम्पैक्ट ऑफ द पोलर वर्टेक्स कनाडा एंड यूएसए पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस ऑन लेटर। सो आई होप कि आपको ये समझा है। सो टाइप्स ऑफ विंड में देखा है हमने कि ऑलमोस्ट टाइप्स ऑफ विंड में प्लैनेटरी विंड में हमने देखा है ट्रेड विंड्स, सेकंड देखा था हमने एंटी ट्रेड विंड्स, एंड थर्ड देखा हमने पोलर विंड्स। तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन पे ही डिपेंड वहां पे क्लाइमेट है। बिकॉज जितना भी ट्रेड विंड स्ट्रांग होगा तो उतने इंडिया में मानसून कंडीशन अच्छी होती है, जितना ट्रेड विंड वीक होगा उतने इंडिया में मानसून कंडीशन वीकर होती है, ठीक है। सो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो गया। एंड अदर देन दीज ट्रेड विंड्स ओवरऑल वर्ल्ड में भी सब जगह पे एक जैसे रेनफॉल लाइक कंडीशंस क्रिएट करता है, बिकॉज जितने भी विंड्स फ्लो हो गए, बिकॉज इक्वेटर पे तो चलो एक अच्छा खासा रेनफॉल है, ठीक है, वहां पे कोई ऐसे ट्रेड विंड की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां पे कन्वेक्शनल विंड्स फ्लो होती है, अपवर्ड विंड फ्लो होती है, एंड खुद का कंडेंसेशन प्रोसीजर लीड करने के लिए कोई उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप
नॉर्दर्न या फिर सॉरी अपवर्ड लैटिट्यूड अल्टीट्यूड्स को फ्लो होते हैं एंड अपना आप कन्वेंशन करके वो क्या होता है उनका रेनफॉल कंडीशन, जैसे हमने आई थिंक हमारा टाइप ऑफ रेनफॉल कवर हुआ है। सो जस्ट इमेजिन की कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल, तो वो अपने आप रेनफॉल कंडीशंस वहां पे क्रिएट करते हैं, सो दैट उनको ऑब्स्टेकल की कोई जरूरत नहीं। बट जब ट्रेडविंड की बात आती है तब आपको मतलब एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए कि फ्रॉम सी सरफेस या फिर ओशन सरफेस होगा, तो वहां पे अगर इवेपोरेशन हो रहा है या फिर वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और वो क्लाउड वहां पे ही रह रहे हैं, तो वो रेनफॉल कैसे देगी अदर पार्ट्स में। सो दैट्स व्हाई ट्रेडविंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये ट्रेडविंड्स क्या करते हैं, वो उसको लेके आते हैं टुवर्ड द नियर बाय कॉन्टिनेंट पार्ट्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ट्रेडविंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ट्रेडविंड के बारे में हमने देखा है, देन एंटी ट्रेडविंड भी देखा है एंड पोलर विंड। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द सीजनल विंड्स, कि जो भी वेरिएबल विंड्स में आएंगे या फिर जिनका लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे तो ये सीजनल विंड मोस्टली कहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो ट्रॉपिक्स में। तो बस उतना याद रखना है कि ट्रॉपिकल एरियाज मींस 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ होगा, तो मेजरली ये एरियाज में आपको क्या दिखेंगे, ट्रॉपिकल विंड्स। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, अगेन ये बंद हो गया। सो ट्रॉपिकल एरियाज आपको याद रखना है। सो ट्रॉपिकल एरियाज फ्रॉम 30 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन में ट्रेड विंड्स फ्लो होते हैं, सो दे विल क्रिएट द सीजन्स। ओके, तो सीजन्स वो क्रिएट करेंगे, तो एग्जैक्टली वही सीजन पे डिपेंड हम बोल सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एंड दैट इज सीजनल विंड्स। ओके, तो सीजनल विंड्स देखो, मॉनसून विंड्स आर द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, बिकॉज ये सीजनल होगी नॉट थ्रू आउट द ईयर। तो थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो नहीं होती है, जैसे हमने अभी जस्ट रिमेम्बर दोज डायग्राम की, जैसे मैंने कहा था कि टॉपिक ऑफ कैंसर है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा अभी हम इक्वेटर पकड़ते हैं। आई थिंक आई होप कि सबको दिख रहा है, बहुत ट्राई कर रहा हूँ मैं कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये 0 डिग्री है देखो यहाँ पे नीचे, एंड यहाँ पे थोड़ा अगर देखोगे तो होगा आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री। ये माउस से लिखना पड़ रहा है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो 23.5 डिग्री साउथ एंड ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ओके, तो इसके बीच में फ्लक्चुएशन होगा बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री, सो दैट्स व्हाई जो 0 डिग्री पे इंटेंस सनरेज होती है, तो पैरेलली वही सनरेज कैपेसिटी या फिर प्रोबेबल हो सकती है सिमिलर, जो 0 डिग्री पे वही सिमिलर 23.5 डिग्री नॉर्थ तक भी पॉसिबल है एंड 23.5 डिग्री साउथ तक भी पॉसिबल है। सो अब क्या होता है कि देखो जून या फिर मार्च अप्रैल मई या जून तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो 21 मार्च को हमने देखा था कि 21 मार्च को सनरेज परपेंडिकुलर या फिर डायरेक्ट सनरेज कहाँ पे होते हैं 21 मार्च को, तो वो होते हैं 0 डिग्री पे। और उसके बाद अब स्टार्ट होता है हमारा समर सॉलिस्टाइस, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा से ज्यादा सनरेज होंगे मतलब आने वाले 3 महीने तक। ठीक है, तो 3 महीने तक क्या होगा, ये 3 महीने में फॉर एग्जाम्पल आज 21 मार्च यहाँ पे हमने कंसिडर किया, सो 30 मार्च को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है। देन सिमिलरली देखोगे आप मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो अप्रैल के सराउंडिंग यहाँ पे कोई लो प्रेशर बनेगा, फिर उसके बाद सिमिलरली इन मई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फिर ये 3 महीने में ये ट्रैवल करेगा 3 मंथ में टू द टॉपिक ऑफ कैंसर। और 21 जून को डायरेक्ट सनराइज कहाँ पे हो गए, तो वो हो गए टॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, 21 जून को, और तभी ये एरियाज इंडिया का इंटेंस हीट हो जाता है, एंड सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन सा प्रेशर बिल्टअप होता है, लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बिल्टअप होगा, दैट मीन्स क्या है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो यहाँ पे था, वो अब कहाँ पे बिलोंग करेगा, यहाँ पे। सो ये जो ट्रफ है, ट्रफ मींस लो प्रेशर होता है। ठीक है, उतना यार एक पैरेलल वर्ड भी याद रखते चलो। ठीक है, तो लो प्रेशर जो यहाँ पे बिल्टअप हो रहा है, सो दैट्स व्हाई तिब्बत पे एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फिर ऑब्वियसली जो भी हाई प्रेशर है, बिकॉज यहाँ पे अगर टॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज डायरेक्ट है, लो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन्ड है, तो स्लैंटिंग सनरेज कहाँ पे होगे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। या फिर 0 डिग्री के आसपास क्या होगा कंपैरेटिवली, मतलब प्रीवियसली 21 मार्च के कंपैरिजन में 21 जून में वहां पे क्या होगी, थोड़ी स्लैंटिंग सनरेज होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो भी इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, तो यहाँ पे थोड़ा हाई प्रेशर वगैरह क्रिएट होगा।
या थोड़ा सा और साउथवर्ड जाओगे तो यहाँ पे इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बिल्ड होगा। सो यहाँ के हाई प्रेशर के विंड सब कहाँ पे फ्लो होगी, टूवर्ड इंडिया, बिकॉज इंडिया में लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब ये विंड्स फ्लो होती है, सो तब हम बोल सकते हैं कि इंडिया में रेनफॉल कंडीशंस अभी अकर हो रही है, बिकॉज ये सी सरफेस से सब विंड्स आ रही है। सो दे मस्ट हैव द मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा एंड रेनफॉल कंडीशंस इंडिया में क्रिएट होगी। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये होता है सीजनल, ये थ्रू आउट द ईयर नहीं है। बिकॉज जब 21 जून खत्म हो रहा है तब अगेन इसका ट्रेवलिंग क्या होगा, मीन्स जो सनरेज डायरेक्ट वाले सनरेज है, तो वो अभी 21 जून फॉर एग्जांपल हो गया, ठीक है, जून जुलाई हो गया, देन अगस्त सितंबर, लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन 3 महीने बाद मीन्स 21 मार्च के बाद 3 महीने आते हैं, तो 21 सितंबर को अगेन सनरेज कहाँ पे इंटेंस हो गए, तो इक्वेटर के पास, मीन्स वहां पे आईटीसीजेड या फिर लो प्रेशर वहां पे होना चाहिए। तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि 21 सितंबर के आसपास, तो एंड ऑफ द सितंबर हमारा रेनफॉल ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अक्टूबर महीना आता है और अक्टूबर इज द ट्रांजिशनल मंथ फॉर इंडिया, बिकॉज ये मंथ में ज्यादातर रेनफॉल मतलब एक अलग एस्पेक्ट से होता है कि 3 महीने बहुत रेनफॉल हुआ है हमारे पास, और 3 महीने रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है कि एंटायर जो भी इंडिया का सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल, तो जो भी सरफेस एरिया है वहां पे रेनफॉल होने की वजह से वो सॉइल में एक प्रॉपर प्रॉपर वाटर वहां पे अवेलेबल हो जाता है, या फिर वाटर रिटेंशन हुआ है प्रॉपरली। एंड वो वाटर होने की वजह से जब थोड़े सा भी ओपन मतलब क्लाइमेट हो जाता है या फिर ओपन स्काईज हो जाते हैं, सनरेज इंटेंसली हिट होते हैं सरफेस पे, तब इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, याद रखना। तो इवेपोरेशन जब ज्यादा होगा तब ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई अक्टूबर हीट बोलते हैं हम, कि बहुत ज्यादा हीट आपको फील होती है, बिकॉज वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होते हैं कि यहाँ की हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जितनी ह्यूमिडिटी होगी तो उतना थोड़ा सा हीटिंग भी आपको ज्यादा फील होता है। देखो मुंबई देखो कंपैरेटिवली एंड पुणे देखो, तो पुणे एंड मुंबई में अगर आप यहाँ पे मतलब समर में देखते हो, तो मुंबई में देखो आपको अलग सा फील होता है, मीन्स ह्यूमिड क्लाइमेट फील होता है, तो हीटिंग ज्यादा होता है। तो क्यों हीट ज्यादा होती है यहाँ पे, बिकॉज वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब करते हैं सनरेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई देखो जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग में वाटर वेपर्स भी इंक्लूड किया, बिकॉज जितना वाटर वेपर्स हो गए तो उतना हीटिंग ज्यादा होती है। सो ओवरऑल अक्टूबर मंथ हमारा ट्रांजिशनल मंथ इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज बिटवीन बिटवीन रेनफॉल डेज एंड बिटवीन विंटर डेज, ठीक है। तो विंटर मंथ्स एंड रेनफॉल मंथ वाला एक अलग सा मंथ है, तो दैट इज अक्टूबर। सो अक्टूबर में फिर क्या होगा कि रेनफॉल भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है सम ऑफ द पार्ट में जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा हुआ है, या फिर जहाँ पे हायर क्लाउड्स मतलब मेनी क्लाउड्स अगर फॉर्म हुए तो वहाँ पे कंडेंसेशन प्रॉपर हो रहा है, तो रेनफॉल भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो अक्टूबर इज द डिफरेंट थिंग। सो अक्टूबर के बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने 21 सितंबर एंड 21 मार्च देखा है कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनराइज है। अब 21 सितंबर के बाद अप टू द 21 दिसंबर क्या होगा, तो सनरेज डायरेक्ट सनरेज अभी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे, मींस टूवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज हो गए, दैट मींस इंडिया में एकदम स्लांटेड सनरेज हो गए, ठीक है। तो एकदम स्लांटेड सनरेज मींस इंडिया पे कौन सा प्रेशर बिल्ड क्रिएट होगा, हाई प्रेशर बिल्ड। ओके, जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे हार्श विंड्स होगी, वही तिबेट जहाँ पे लो प्रेशर था 21 जून में, तो वही 21 दिसंबर ऑनवर्ड्स सम ऑफ द मंथ्स के लिए 2-3 महीने के लिए यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। ओके, बिकॉज ऑफ द कूल एरिया, जितना कूल एरिया उतना हाई प्रेशर वहां पे मेंटेन होगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से फिर विंड इंडिया से टूवर्ड कहाँ जाएगी, टूवर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर या फिर टूवर्ड द इक्वेटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये पैटर्न होगा और यही विंड सीजनल है, ये पैटर्न अगेन रिपीट होने वाला है, बिकॉज 21 दिसंबर तक ये सब चलने वाला है, ठीक है। मीन सॉरी 21 दिसंबर को डायरेक्ट सनरेज कहाँ पे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो अगेन 3 मंथ मीन्स 21 मार्च को अगेन 3 मंथ कंप्लीट होते हैं एंड फिर इक्वेटर पे अगेन सनरेज डायरेक्ट होते हैं। 21 मार्च आने के बाद अगेन आएगा जून, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट अगेन लो प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप होगा, हाई प्रेशर फिर अगेन सेम लाइक दिस कंडीशन चलते ही रहने वाली है, ठीक है। सो ये सीजनल पैटर्न है। तो इंडिया में फिर ये सीजनल विंड्स बोला जाए तो आपको मानसून का एग्जाम्पल देना है, ओके, तो उतना याद रखो। सो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो मानसून विंड्स देखो वही है आईटीसीजेड। तो जनवरी में अगर देखोगे तो इसका लोकेशन देखो सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है आईटीसीजेड का, एंड ये फ्लक्चुएट क्यों होता है, बिकॉज इट इज द आइसोथर्म लाइन, ठीक है, या आइसोबार भी बोल सकते हैं हम, सॉरी आइसोथर्म नहीं आइसोबार हो गई है, बिकॉज सेम प्रेशर है तो उस पर ये डिपेंड होती है। तो जहाँ पे थोड़ा प्लेन टोपोग्राफी होगी
तो वहां पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, तो वही लाइन ये अटैच कर रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई ITCZ ये सेम नहीं होते लाइक इक्वेटर, ये फ्लक्चुएट क्यों करती है, बिकॉज सिमिलर प्रेशर जहाँ पे, तो वो प्रेशर की लाइन होती है। सो जुलाई, जून जुलाई जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे लो प्रेशर देखो, या ITCZ कहाँ पे, तो ये होगा नॉर्थ में तिब्बत के आसपास। सो दैट्स व्हाई देखो ITCZ नॉर्थ में कहाँ पे, तो जून जुलाई के आसपास, तो इसलिए विंड इंडिया की तरफ फ्लो हो रही है। सो दिस इज द पैटर्न एंटायरली। तो आई होप आपको ये समझा, ड्यू टू अपरेंट नॉर्दर्न मूवमेंट एक्सेट्रा द सन इन समर, दस ITCZ लो प्रेशर मूव्स अपवर्ड एक्सेट्रा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, सो आई विल स्किप दिस पार्ट। सो आई थिंक आपको सीजनल विंड्स क्लियर है। सो हमारा प्लैनेटरी विंड्स हो गया, ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड हो गया। देन पीरियडिक में हमने क्या दिखा है, so this is the seasonal winds, means monsoon wind हमने कवर किया। so next part we are going to see about the local winds। तो ये जो local winds है वो देखेंगे, ये भी देखने वाले हम, नो इश्यूज, ये तीनों भी देखना है हमको, लैंड, सी एंड माउंटेन ब्रीज। बट हम थोड़ा सा पहले लोकल विंड डिस्कस करते हैं। सो लोकल में भी ये पार्ट किया जा सकता है, दैट इज द पीरियोडिकल एंड नॉन पीरियोडिकल। ठीक है, सो पीरियोडिकल मींस पर्टिकुलर पीरियड में ही आते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम में ही आते हैं, तो उनको लैंड एंड सी ब्रीज बोला जाता है, जो डे एंड नाइट में अलग अलग फ्लो होते हैं कोस्टल एरियाज में, तो उनको लैंड एंड सी ब्रीज कहेंगे। जब उसका सोर्स लैंड टूवर्ड द सी है, समझ रहे हैं, लैंड टूवर्ड द सी है, तब उसको लैंड ब्रिज कहेंगे। सी टूवर्ड द लैंड है, तब हम उसको सी ब्रिज कहेंगे। जहां पे ओरिजिन है उसका, जहां पे हाई प्रेशर है, तो वो उसका ओरिजिन होगा डेफिनेटली। हाई टू लो जा रहे हैं ना, तो हाई उसका ओरिजिन होता है। सो ये जब हाई वाली कंडीशन होगी, जहां पे भी होगी, और जहां से ये फ्लो होगा टूवर्ड द लो प्रेशर, तो ओरिजिन इज ऑलवेज हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कहेंगे, उसको नाम देंगे। लैंड पे हाई तो हाई प्रेशर, सॉरी लैंड पे हाई प्रेशर है वहां पे, तो लैंड ब्रिज, एंड सी पे हाई प्रेशर है तो सी ब्रिज। तो वो हम इन डिटेल देखेंगे, बहुत इजी है, ये अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। नेक्स्ट होता है पीरियोडिकल, मींस अगेन डे एंड नाइट वाली कंडीशन है, तो दैट इज अ माउंटेन एंड वैली ब्रिज। तो सेम डे टाइम में वैली ब्रिज होगी, नाइट टाइम में माउंटेन ब्रिज होगी, तो सेम वही पैटर्न होगा, हाई प्रेशर पे ही डिपेंड है दोनों भी। तो सोर्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये पीरियोडिकल मींस क्या है, ये डे नाइट में चलता है, इसलिए हम पीरियोडिकल बोलते हैं। एंड ये लोकल विंड्स है। लोकल क्यों है, बिकॉज ये थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं दिखेंगे, या जैसे ट्रेड विंड्स हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड दिख रहे हैं आपको, एवरी वेयर आपको दिख रहे हैं वो पैटर्न। ठीक है, तो इसलिए ये क्या पर्टिकुलर एरिया पे ही है। तो लोकल विंड्स मीन क्या है, उसके लोकल फैक्टर पे डिपेंड है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लोकल विंड। सो नॉन पीरियोडिकल मींस जो डिपेंड नहीं है ऐसे सिमिलर टाइम पे या फिर पीरियड पे या सीजन पे, जो डिपेंड नहीं है, जो डिपेंड हो गए उनके टोपोग्राफी पे। ठीक है, सो टोपोग्राफी पे मीन जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड हो गए। सो उसमें होता है हॉट विंड एक हो गया एंड कोल्ड विंड्स हो गए, ऐसे दो पार्ट कर रहे हैं हम। तो हॉट विंड के वैसे तो बहुत सारी पूरी लिस्टिंग है, एंड वही आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, सम ऑफ दम इसमें से डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बट आपको बाकी लिस्टिंग भी देखना है, बिकॉज प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, सो हॉट विंड हम डिस्कस करेंगे। सो हॉट विंड में चिनूक के एक इंपॉर्टेंट विंड है, जो कि रॉकीज में फ्लो होती है। नॉर्थ अमेरिका, अगर वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखोगे, तो कनाडा से जनरली साउथवर्ड फ्लो होती है, तो पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट रॉकीज। ओके, तो रॉकीज में जो कनाडा वाला पार्ट है, तो वहां पे ये चिनूक फ्लो होती है। ठीक है, सो इट इज द सम हॉट विंड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देन फोन फॉन एक हॉट विंड है, जो कि एल्प्स रेंज पे फ्लो होती है, वो एक इंपॉर्टेंट होगी। देन सैंटा है ना, अगेन नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज, बट यूएसए वाले पार्ट में फ्लो होती है, तो दैट इज सैंटाना। ये भी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट है, तो वो हॉट विंड्स है। देन कोल्ड विंड्स में मिस्ट्रल एक इंपॉर्टेंट है, स्पेन वगैरह के आसपास ये फ्लो होती है, सो दैट इज द मिस्ट्रल। एंड नॉर्दर्स वगैरह ऐसे कुछ आते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट हो गए, जो न्यूजीलैंड वगैरह में वहां आते हैं, तो ये कोल्ड विंड्स। तो वैसे बहुत सारी लिस्टिंग है, वो हम देखते हैं, जितना पॉसिबल उतना हम कवर करेंगे। सो these are non periodical, okay, just remember that these are non periodical because ये लोकेशन फैक्टर पे डिपेंड होते हैं। सो ये जोग्राफिकल फैक्टर पे डिपेंड है। ठीक है, सो दीज आर द लोकल विंड्स। सो लोकल विंड्स हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सबको मैप दिख रहा होगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फ्रॉम द यूरोप। ओके, सो यूरोप से स्टार्ट करते हैं। यूरोप में इंपॉर्टेंट है कुछ, तो लैवेंडर, ये लेवेंट दिया आपको, बट इट इज लैवेंडर, जो कि स्पेन एंड पोर्तुगल में फ्लो होते हैं। सो आपका आज का होमवर्क है, ठीक है, ये करना ही आपको, बिकॉज ये प्रीलियम ओरिएंटेड है। मेंस में मतलब वो अप्लाइड होगा, नॉट डायरेक्टली कोई क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली नहीं बनेगा, बट हमें अप्लाइड तो करना ही पड़ेगा। अप्लाइड में बोलता हूँ क्या होता है, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट प्रीलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको एक काम करना है अभी, कि हेडिंग डालना है लोकल विंड्स, उसके दो पार्ट करने हैं।
फर्स्ट पार्ट होगा आपका कोल्ड विंड एंड सेकंड पार्ट होगा आपका दैट इज वार्म ऑब्लिक हॉट विंड्स, ठीक है। सो कोल्ड ऑब्लिक ड्राई एंड सेकंड चार्ट होगा आपका दैट इज हॉट ऑब्लिक वार्म विंड्स। एंड उसके बाद अगेन उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है ईच, ठीक है। तो उसमें कंट्री होगी, उसका नेम होगा जो कंट्री पे बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मिस्ट्रल। सो मिस्ट्रल है अगर, तो एग्जैक्टली कंट्री कौन सी है वहां पे वो लिखना है आपको। एंड या फिर मिस्ट्रल का पहले नाम लिख लिया, नेम ऑफ द विंड, एंड उसके बाद आपको लिखना है उसकी कंट्री लोकेशन, कंट्री लोकेशन, ओके। तो ये आपको पूरा मैप क्रिएट करना है, एक ही बार होगा, बाद में उसको बस रिवाइज करना है आपको। सो जस्ट टेक सच एफर्ट्स एंड प्लीज फॉरवर्ड करना है आपको ये, ठीक है। मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं आप कैंप स्कैनर से। सो लेट्स स्टार्ट, कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो देखो यहाँ पे होगा मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक इंपॉर्टेंट है, देन फॉन एक इंपॉर्टेंट है, उसका डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों का भी नेचर एक बार देख लो, फॉन जैसे वार्म है तो वैसी और कुछ है कि यहाँ पे, ठीक है। बूरा एक इंपॉर्टेंट है, देन नेक्स्ट इज लेवेंडर एक इंपॉर्टेंट है, देन सिरोको भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूपीएससी को ऑलरेडी क्वेश्चन आपके गया है, ठीक है। तो सिरोको, हरमैटन एक इंपॉर्टेंट है। हरमैटन जो साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, मीन साउथ वेस्ट की तरफ। यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया आता है, तो यहाँ के तरफ ये फ्लो होती है। एंड सिरोको फ्लोज टुवर्ड द मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये बाद में इटली में भी थोड़ा सा हिट होती है, इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो टुवर्ड मेडिटेरियन सी ये फ्लो होते हैं। देन इजिप्ट में आता है खामसिन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हबूब एक इंपॉर्टेंट है। देन देखो कोल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट हो गए दैट इज ब्लिजार्ड इन कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न ब्लिजार्ड बोला जाता है जिसको, एंड बुरान इन साइबेरिया रीजन, रशिया का नॉर्दर्न पार्ट। तो ये वर्ल्ड के सबसे हार्श कोल्ड विंड्स है, फास्ट फ्लोइंग हार्श कोल्ड विंड्स आर बुरान एंड ब्लिजार्ड। ऑलमोस्ट दोनों भी सिमिलर है, एंड दोनों की इम्पैक्ट क्या है कि वो एरिया में टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो बुरान एंड ब्लिजार्ड याद रखना आपको। सो पैरेलली यहाँ पे देखो कारा बुरान दिया है। सो कारा बुरान एग्जैक्टली बुरान के अपोजिट आते हैं, मींस इट इज अ हॉट विंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज ये कोई बुक में इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया अनलेस एंड अंटिल यू सर्च ऑन द गूगल, ठीक है। सो ये कारा बुरान थोड़े से हॉट लाइक विंड होते हैं और ये फीबल कंडीशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे साइबेरिया में, थोड़ा सा कूल। सॉरी डिस्कनेक्ट हुआ था। आवाज आ रहा है अभी सबको? अभी आ रहा है आवाज? ये सबको आ रहा है आवाज अभी? ठीक है, स्टार्ट करना है सेशन। यस सर ओके ओके यस यस। सो कहाँ थे हम? ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, तो कारा बुरान। तो कारा बुरान देखो तो एग्जैक्टली इसका अपोजिट है एंड फीबल कंडीशन क्रिएट करेगी। सो दैट इज कारा बुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ कारा बुरान। एंड सेम देखो चिनूक, जैसे बुरान इज हार्श कोल्ड विंड and Karaburan is somehow hot and some warm winds like condition create करती है। so exactly दोनों opposite है। तो यहाँ पे भी ऐसे opposite मिल जाएगी आपको कनाडा में। so that is चिनूक, ओके। तो चिनूक यहाँ पे लोकेशन है, देखो इसका रॉकीज में आती है और इसकी वजह से बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करने वाले न्यू फाउंडलैंड रीजन एक्सेट्रा, या वो कनाडा वाला जो क्लाइमेट है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में भी आ सकता है शायद ये, ठीक है। तो वो क्लाइमेट जब हम डिस्कस करेंगे तब इसमें लंबरिंग इंडस्ट्री में कितने ज्यादा बेनिफिट हो जाते हैं इसको चिनूक की वजह से, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चिनूक इज इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे एक जोंडा आती है इन द सदर्न पार्ट, मींस यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है, तो एंडीज पे हिट होती है अर्जेंटीना में जोंडा विंड्स है। यहाँ पे नाम नहीं दिया है बट वो इंपॉर्टेंट है जितना मुझे याद है, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन आके गया है। देन पैम्पेरो एक इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना में फ्लो होती है, सो वो एक इंपॉर्टेंट है। दीज लोकल विंड्स जनरली फ्लोज 99% flows on land part, हाँ याद रखना, current is different and wind is different। wind ये generally land पे flow होता है and current कहाँ पे flow होते हैं? coastal parts में। तो बस उतना याद रखो, coastal areas में जो flow होते हैं तो उनको हम current बोलते हैं। तो बस प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? तो हबूब है एंड हबूब इट्स ओके, हबूब यू कैन स्किप दैट। यहाँ पे एक डॉक्टर विंड है या बर्ग है, ठीक है। तो वो भी एक आपको याद रखना है। देन उसके बाद ब्रिक फिल्डर है रशिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट हो गए कि यहाँ पे हमारे इंडिया में भी जो है तो वो हम बाद में देखेंगे, लू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो बस इतना ही अभी फिलहाल याद रखो, ये सम ऑफ द इम्पोर्टेंट है। और भी आएंगे यहाँ पे शामल वगैरह वेस्ट वेस्ट एशिया में शामल एक्सेट्रा आएगी, तो वो आपको एक डिस्कस करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज ये पूरा लिस्ट है, सेम यही पैटर्न में मुझे चाहिए। ठीक है, बट एक ट्राई करना कि यहाँ पे थोड़ा मिक्स हुआ है, तो आपको वैसे मिक्सिंग नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है सम ऑफ द पार्ट्स में। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि नेम लिखना है, मीन्स वार्म का अलग से चार्ट करना है एंड कोल्ड का अलग से चार्ट करना है। ठीक है, सो फॉन हो गए, तो सेम लाइक आल्प्स में उसका लोकेशन है। देन चिनूक का स्नो ईटर भी कहा जाता है इसको, बिकॉज मेल्टिंग होता है स्नो इसकी वजह से, तो इसलिए स्नो ईटर भी कहा जाता है इसको। देन काल बैसाखी वगैरह जो इंडिया के है, तो वो हम देखेंगे आगे। देन बर्ग एक वार्म विंड से, तो साउथ अफ्रीका में आते हैं। जोंडा जैसे मैंने कहा कि एंडीज में आता है, तो उसका भी लोकेशन आपको दिखना है। देन लू वगैरह सैंटा एना आएगा। खामसिन जैसे मैंने अभी कहा था कि इजिप्ट में आता है खामसिन, वो एक इंपॉर्टेंट है। हरमेटन को डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है हरमेटन को, सो इट इज नोन एज द वार्म। गिनिया कोस्ट में आते हैं हरमेटन डॉक्टर विंड्स। मिस्टल एक इंपॉर्टेंट था जो कि कोल्ड विंड्स है मिस्टल, सो साउथ ईस्ट ऑफ द फ्रांस में ये फ्लो होता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। देन समूम एक है, ईरान में फ्लो होते हैं समूम। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लेना। तो ये आपका होमवर्क है, वैसे जस्ट एक मॉडल के लिए मैंने कुछ आपको ये शो किया। ठीक है, सो चिनूक वहां है। अभी लोकल विंड्स में एक दो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चिनूक देखो कैसे फ्लो होते हैं। अब फॉर एग्जांपल दिस इज द रॉकीज माउंटेन रेंज। तो रॉकीज माउंटेन रेंज पे क्या होता है कि जब ये अराइवल होता है ऐसे विंड्स का, तो जनरली उनका 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास वगैरह टेम्परेचर होता है। ठीक है, एंड मॉइस्चर होती है, बिकॉज इनमें मॉइस्चर क्यों होता है, तो जस्ट बिकॉज ये कहाँ से आ रही है, पैसिफिक से। तो पैसिफिक से जब ये फ्लो हो रही है तो उनके पास मॉइस्चर है, एंड सेम यहाँ पे ओरोग्राफिक इफेक्ट मिलता है। एंड ये जब फ्लो होती है नॉर्थवर्ड, तब उनका डेफिनेटली टेम्परेचर कम होगा, बिकॉज ऑलरेडी कनाडा में टेम्परेचर कम है, तो ये -12 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। ठीक है, सो समहाउ यहाँ पे जब 10 डिग्री के आसपास वगैरह टेम्परेचर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, थोड़ा सा ओरोग्राफिक इफेक्ट मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल होगा, ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, बट एंड दैट इज नॉट नोन फॉर द रेनफॉल एक्सेट्रा। चिनूक के रेनफॉल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो, तो जब ये डिसेंड करती है, तो आपको सबको पता है, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि विंडवर्ड साइड क्या होता है। विंडवर्ड साइड मीन्स जहाँ पे विंड असेंड करती है वो पार्ट, एंड जहाँ पे डिसेंड करती है विंड, दैट इज नोन एज द लीवर्ड साइड। ठीक है, LEEWARD, लीवर्ड साइड। ठीक है, तो जब ये डिसेंड करेगी तब क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जैसे आप अपवर्ड जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड जैसे डाउनवर्ड आते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना बन जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जब ये 18 डिग्री सेल्सियस या ये थोड़ा सा वार्मिंग इफेक्ट देते हैं, तो यहाँ पे जो भी स्नो कवर्ड एरिया है, सो दे स्टार्ट टू नोन एज स्नो ईटर, मीन्स क्या है, ये मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो जब ये मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं इसको, तब क्या होता है, जस्ट अ सेकंड ना, आई थिंक रिकॉर्डिंग इज ऑन, हाँ यस ठीक है। तो यहाँ पे जब इनका क्या होता है, फिर अभी स्नो ईटिंग स्टार्ट हो जाता है, या फिर इसको स्नो को मेल्ट करना, बिकॉज ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी इनका क्या है, अभी अपवर्ड जा रहा है, मीन्स इनका ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे फिर ये रिवर्स एक्टिव हो जाती है। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म ड्राई विंड कमिंग ऑफ द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इट इज नोन एज द स्नो ईटर। सो ये जब मेल्ट करेगी तो यहाँ पे रिवर्स एक्टिव हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो, वैनकोवर रिवर। ठीक है, सो जो कि कनाडा में है, वैनकोवर रिवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वैनकोवर रिवर यहाँ से यही एरिया में जिसको इम्पैक्ट होता है ये चिनूक, तो वो मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है, वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, सो वैनकोवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। सो सेम यहाँ पे देखो, यही फैक्टर कोई और सेम चिनूक लाइक फैक्टर और कोई विंड प्रोवाइड करती है, यस डेफिनेटली करती है। सो दैट इज द फॉन इन जर्मनी, देन मिस्टर इन फ्रेंच अल्प्स, देन सैंटा एना इन कैलिफोर्निया। सो ये तीनों भी विंड सिमिलर पैटर्न शो करती है, लाइक चिनूक। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स शोज द सिमिलर पैटर्न ऑफ द चिनूक विंड्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे कोई कोल्ड विंड दे देंगे आपको, तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बस उतना याद रखना है आपको, वो रॉन्ग हो सकता है। सो ये सेम यही फैक्टर होगा। ठीक है, तो वो कंपैरिजन भी करना थोड़ा सा सीखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट, आई थिंक आई होप सबको ये पार्ट समझा है कि असेंडिंग कैसे होता है, डिसेंडिंग कैसे होता है, विंडवर्ड क्या होता है, लीवर्ड क्या होता है। लीवर्ड जब जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सब पैटर्न आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर आउट हुआ है। ठीक है, सो ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंट होगा। देन नेक्स्ट होगा
लोकल विंड्स इन इंडिया, तो वो देखते हैं थोड़े से, ठीक है। तो समर में आपको सबको ही पता है कि हॉट डस्टी विंड्स होते हैं, दैट इज लू, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉट डस्टी विंड्स लू, जिनका लोकेशन क्या है, यस यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, ठीक है, सॉरी यूपी बिहार ओनली, तो यूपी बिहार के आसपास हो गए, तो दैट आर द लू विंड्स, ओके। यूपी बिहार सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हॉट डस्टी विंड्स, बिकॉज सडन यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या होगा कि सडनली फिर क्या है, ऐसे हॉट डस्टी विंड्स फ्लो होते हैं, एंड ये ड्राई विंड्स होते हैं, बस उतना याद रखना, हॉट मींस वार्म नहीं हो गए तो ये ड्राई विंड्स होते हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से हीट वेव्स भी आ सकती है, जो रिसेंटली अभी दिखा था कि यूपी बिहार में या दिल्ली रीजन्स में हीट विंड्स आए थे या हीट वेव्स आई थी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने लेक्चर कवर किया है, जिसमें इसका भी मैंने मतलब ये जो पॉइंट है वो भी वहां पे कवर किया है, सो मे का बस उतना पार्ट वो पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। सो समर में हॉट डस्टी विंड्स दैट इज लू, एंड देन नेक्स्ट प्री मानसून थंडर शावर्स भी होते हैं कि जो रेनफॉल कंडीशंस क्रिएट करते हैं, सो दैट आर द काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम, जिनको काल बैसाखी कहा जाता है। तो आसाम में एक अलग से भी नाम है, दैट इज नॉर वेस्टर NOR, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर डैश वेस्टर, ठीक है। तो नॉर वेस्टर मीन्स क्या है कि आसाम में अगर आप जाओगे तो वो कहां से आती हुई दिख रही है आपको, कि नॉर्थ वेस्ट से आते हुए दिख रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नॉर्थ वेस्टर, ओके। सो आसाम में जो नॉर्थ वेस्टर्स आती है, या बिहार में जो काल बैसाखी है, सो दोज आर द प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स क्रिएट करती है, एंड इनकी वजह से रेनफॉल भी हो सकता है, प्री मानसून रेनफॉल, लाइक महाराष्ट्र में होता है देखो, तो महाराष्ट्र में आम्रसरी जिसको हम बोलते हैं, या फिर केरला में मैंगो शॉवर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि मई में ऐसे ही जनरली हायर विंड्स के साथ जब सडनली रेनफॉल हो जाता है, सो दोज आर नोन एज द मैंगो शॉवर्स, ओके। तो अभी इस में भी हुआ था ना, एक 2-3 बार रेनफॉल हुआ है, सो दैट इज द मैंगो शॉवर, वी कैन से दैट मैंगो शॉवर, ओके। सो केरला में भी उसको मैंगो शॉवर कहा जाता है, कर्नाटक में ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम या फिर ब्लॉसम शॉवर्स कहा जाता है, एंड वो उसका एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है, तो वो मोस्टली बाबा बुदान हिल्स पे बहुत अच्छा रेनफॉल क्रिएट कर, मतलब ऐसे पैटर्न का रेनफॉल होता है जो प्री मानसून होता है, एंड वो कॉफी के लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंगो शावर या फिर महाराष्ट्र में जो अमृतसरी हम बोल रहे हैं, तो उसका इश्यू ऐसा आहे की जो आम होते ना, जसं आपलं आपण म्हणतो आंब्याचा बहर बहर जो असतो, तर तो फॉल होतो आणि त्याने लॉस पण होऊ शकतो. बट म्हणजे जनरली या मँगो शॉवर किंवा आम्रसरीमुळे जो लॉस होतो, फॉर एक्झाम्पल, तसा लॉस इथे कर्नाटकामध्ये आपल्याला दिसत नाही, बिकॉज कर्नाटकामध्ये काय आहे की तो रेनफॉल किंवा त्या पॅटर्नचा रेनफॉल हा बेस्ट असतो ओव्हरऑल, जो कॉफी कल्टिवेशन आहे त्याला, ओके। सो लोकेशन बघू अपन, ठीक है। तो लोकेशन यहाँ पे देख लो, तो लू का लोकेशन देखो, यहाँ पे यूपी बिहार मोस्टली ये पार्ट आएगा, यहाँ तक एक्सटेंड हो सकते हैं, इवन दो दिल्ली, ठीक है। तो ये पार्ट है, देन उसके बाद एक हमारा बताना रहेगा, दैट इज राजस्थान आंधी, ठीक है। तो राजस्थान में कौन से आंधी, आंधी आर द हॉट ड्राई विंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डस्टी हॉट डस्टी विंड्स होते हैं, एंड इसकी वजह से देखो डेजर्ट में ड्राई डस्टी विंड्स यहाँ पे फ्लो होते हैं, सो दैट ये डेजर्टिफिकेशन भी सबसे ज्यादा यही टाइम पीरियड में दिखेगा आपको, डेजर्टिफिकेशन इम्पैक्ट इन राजस्थान एट द टाइम ऑफ आंधी, तो आंधी है यहाँ पे, एक याद रखना, बस एक्स्ट्रा अपडेट करना है यहाँ पे। देन उसके बाद देखो यहाँ पे काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, ओके। और एक नाम रहेगा, यस डेफिनेटली, दैट इज अरुणाचल एंड आसाम में थोड़ा सा एक और एक नाम है, टी शावर्स भी कहा जाता है जिसको, और बारडोली चीरा, ठीक है। बारडोली चीरा और टी शावर्स, तो ये भी टी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने कहा कि यहाँ पे चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शावर्स इन कर्नाटका, बाबा बुदान हिल्स, तो वो भी कॉफी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। सो चेरी ब्लॉसम और ब्लॉसम शावर्स इन कर्नाटका and tea showers Bardoli Chira in Assam, Arunachal Pradesh. So it is the best, even though in West Bengal के northern part Darjeeling वगैरह part में भी ये rainfall होता है. So ये pre monsoon showers है सब. So ये सबसे important होगी. Then काल बैसाखी already हमने discuss किया है. ठीक है. So these are the some parts, and महाराष्ट्र में mango shower देखा हमने. So these are some parts की जो pre monsoon winds या local winds जिसको हम बोल सकते हैं इंडिया की local winds. ठीक है. So it is more than enough इंडिया में अगर आप इतना करते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड, आई थिंक मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज थोड़ा 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 हम कवर करेंगे. सो कल हम लैंड ब्रीज सी ब्रीज कवर करेंगे,
एंड उसके बाद हमारा चैप्टर होगा, सो दैट इज व्हाट इज द कैटाबेटिक, व्हाट इज एडियाबेटिक विंड्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम कवर करेंगे वेस्टरलाइज, एक पैटर्न देखना है हमको, ठीक है, तो वेस्टरलाइज कल हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्टली वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। सो कल हम वर्ल्ड क्लाइमेट स्टार्ट कर देंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड बस एनसीईआरटी पढ़ना अभी स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। सो ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, ठीक है, चलेगा फिर। आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। सो कल मिलते हैं यही टाइम पे। ओके, चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।